नमस्कार, आप देख रहे हैं टक्कर। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। यूपी में चरण दर चरण मुद्दे बदलते जा रहे हैं। जहां यूपी में पहले और दूसरे चरण में किसान और पलायन के मुद्दे को जमकर उछाला गया था, तो वहीं तीसरे चरण में कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने थी। अब कल जब तीसरे चरण के लिए मतदान होना है, तो चौथे चरण के लिए राजनेता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच यूपी चुनाव में आतंकवाद की एंट्री हो गई है। दरअसल अहमदाबाद ब्लास्ट केस में सजा के ऐलान होने के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि ब्लास्ट में शामिल एक आतंकवादी को आजमगढ़ का रहने वाला था और उनके परिवार के रिश्ते समाजवादी पार्टी से हैं। जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव की एक तस्वीर को दिखाते हुए बताया कि जब अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री थे, उस समय आतंकवादी के परिजनों से मिले थे। योगी आदित्यनाथ कल ही कानपुर की रैली में अखिलेश यादव पर आतंकवाद के बहाने निशाना साधते हुए नजर आए थे। मतलब साफ है कि यूपी की सियासी लड़ाई अब आतंकवाद पर घमासान मचा रही है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर आतंकवाद को लेकर क्या क्या आरोप लगाए हैं, सुनिए जरा। कि अहमदाबादी हमले के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और जिन 49 लोगों के खिलाफ ये बात आई है, उनमें से जो एक मास्टरमाइंड की मैं अगर बात करूं, ऐसे हैं मोहम्मद सैफ, पुत्र शाबाद अहमद, मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता। ये मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता कौन है? अखिलेश जी की बोलती इन पर बंद क्यों है? ये जो चित्र मैं आपके सामने मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता के रख रहा हूं, ये उस समय के समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। अहमदाबाद में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ थे, कई लोग मारे गए थे और भाइयों बहनों, उस सीरियल ब्लास्ट की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे, उसमें आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था। और इससे भी गंभीर बात है, उस आतंकवादी को आज वहां की माननीय न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दी है। आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। तो आपने रिएक्शन सुन लिए। दरअसल कल तीसरे चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है और चौथे चरण के लिए प्रचार में नेता लगातार अब जुबानी तीर छोड़ रहे हैं। इस वक्त आतंकवाद पर बयान और सियासी घमासान मचा हुआ है। यूपी चुनाव में आतंकवाद की एंट्री हो गई है। आज सियासी बयानबाजियां लगातार इस मुद्दे पर सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है बीजेपी के नेताओं ने और अहमदाबाद ब्लास्ट के आतंकी के कनेक्शन समाजवादी पार्टी से बताए हैं। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस दौरान एक तस्वीर भी शेयर की। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। बीजेपी से नेता हैं कंचन द्विवेदी। कंचन द्विवेदी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। साथ ही मुस्लिम लीग से अतीक अहमद हैं। अतीक अहमद जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले कंचन द्विवेदी जी, शुरुआत में आप भी के साथ कर रहा हूं। आतंकवाद की एंट्री भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो गई है, क्योंकि तीनों चरणों में अब तक तो इस तरीके की कोई बयानबाजियां नहीं थी, लेकिन चौथे चरण के चुनाव प्रचार में जोर शोर से इस बार आतंकवाद का मुद्दा उछल रहा है। जी पराग जी, पहले तो नमस्कार। आपकी पैनलिस्ट की नमस्कार।
बाकी जैसा कि आप कह रहे हैं बयानबाजियां, बयानबाजियां हैं, ये देश को करने की आवश्यकता है कि हमारे देश में हो क्या रहा है, हमारे देश में चल क्या रहा है, हमारा देश किस लाइन पर जा रहा है, हमारे देश में कैसे कैसे लोग रह रहे हैं जिन्हें हम जान नहीं पाते। वही आपको एक घटना मालूम होगी, उत्तर प्रदेश की घटना हुई थी, पंजाब सॉरी पाकिस्तान और इंडिया को लेकर एक मैच हुआ था, उससे विनय करके एक लड़के को केवल इससे जिंदा जला दिया था मुसलमानों ने। उसने जब पाकिस्तान से इंडिया हार गई, उसने पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहा कि मुसलमानों ने उसे जिंदा जला दिया। उस समय पता चल रहा था कि ये हिम्मत उन लोगों में, तो मुसलमानों ने कहां से ले ली, कहां से आई। आज पता चलता है कि हिम्मत संबंधियों से आ रही है, तो एफ मोहम्मद जैसे लोगों के संबंधी हैं। आज पता चलता है कि वो लोग कहां से हिम्मत ले रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आता है कि मेरा देश, मेरा प्रदेश कैसे इन लोगों को चयन करेगा। अभी तक तो लग रहा था कि भाई हमारे चंबल के केवल चाकू खत्म हो गए हैं, तो जब इनके शासन व्यवस्था की शासन काल था, तो जब भी कोई गुंडे खड़े होते थे तो ऐसा लगता था कि गुंडे नहीं, मतलब अखिलेश की सरकार नहीं, आतंक की सरकार हो। और आज पता चल रहा है कि में ही आतंक के संबंधियों की सरकार है। इसमें नो डाउट ये सरकार जानती है प्रदेश को करने की जरूरत है। और अब इन आतंकियों का आदरणीय योगी जी के सरकार में, आदरणीय मोदी जी के सरकार में जैसे ढूंढ करके इनको जेलों में डाला गया है। अब जितने इनकी पार्टी में जितने भी लोग थे उनको भी ढूंढ करके आगे हमारे आने वाली सरकार इनको भी जेलों में भेजे। ठीक है, अतीक अहमद साहब, आतंकवाद पर हो रही इस सियासी टक्कर पर आपका रिएक्शन क्या है? उत्तर प्रदेश में बयानबाजी, आपने सुना अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा और क्या दिखाया? जी हाँ, मैंने सुना है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है और अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता है मैं उनकी भी बात सुन रहा था और वो कह रही थी कि समाजवादी पार्टी से किसी कोई आतंकी कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही थी। पिछले चुनाव में जो है पीएफआई का कनेक्शन इन्हें निकाल दिया था कि वो आतंकवाद से जुड़ी हुई पीएफआई है और हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा लेकर अब इनसे कह दी कि खामोश रहें। मैंने पूरी बात इनकी बहुत इत्मीनान से सुनी है। अब ये कंचन जी, आऊंगा, थोड़ा सा सुन लीजिए अतीक साहब को, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास ना। ठीक है, अच्छा एक बार सुन लेते हैं पूरी बात उनकी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। बोलिए अतीक अहमद जी, बोलिए। हाँ, तो दरअसल बात यह है कि पिछले से जब लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो है मुस्लिम लीग जो है एक ग्रीन वायरस है और ऐसी बात कही थी उन्होंने। तो ये ऐसे जो बयानात हैं वो बीजेपी की तरफ से आना जरूरी है, क्योंकि जब इन्होंने ये कहा था ग्रीन वायरस है मुस्लिम लीग, तो 72 घंटे का इनके ऊपर बैन लगा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा है कि सीए के जितने भी आपने पैसे वसूले वापस करिए। तो इससे ये पता चलता है कि इनके सारे कृत्य गलत थे। ये जबरन गुंडागर्दी कर रहे थे, शासन में बैठ के गुंडागर्दी कर रहे थे। अच्छा, ये किसानों को आतंकवादी कहें, खालिस्तानी कहें, समझे, पहला चरण का चुनाव ये हार चुके हैं, दूसरे चरण का चुनाव हार चुके हैं, तीसरे चरण का चुनाव हार चुके हैं। इन्होंने हिजाब को बहुत ज्यादा अपडेट किया, हाईलाइट किया ताकि जो है पोलराइजेशन हो जाए। जब सारे हथकंडे नहीं चल रहे हैं, अवाम इनके कैंडिडेट्स को भगा रही है और ये जो चौथा चरण होने वाला है इसमें भी ये बहुत सारी सीटें हारने वाले हैं। तो अब इन्होंने फाइनली अपना पसंदीदा जोक छोड़ा है, समझे कि नहीं? और ये जोक ऐसे छोड़ते रहते हैं। भैया एक दफा चुटकुला सुनाओगे तो एक चुटकुले पे एक ही बार हंसी आएगी, बार बार नहीं हंसी आएगी। हमेशा ये बहुत दूध के धुले हैं। इन्होंने अपने पर जितने भी केसेस थे खुद आए और सब हटा दिए, ये दूध के धुले हो गए, समझे। इनके पास जो आएगा उसके केसेस हटा देंगे, वो दूध का धुला हो जाएगा। अजीत पवार महाराष्ट्र में पहले बहुत जो है उनके पर केसेस थे, बहुत खराब इंसान थे, लेकिन महाराष्ट्र में जब उन्होंने इनको ज्वाइन करा तो उनके सारे केस खत्म हो गए ना। जो इनके पास आएगा, जो इनकी पार्टी में है, जो इनके लोग हैं, वो बहुत दूध के धुले हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। ध्रुवीकरण कर रहे हैं क्या? चौथे चरण में याद आया ध्रुवीकरण? बिल्कुल, इनको कोई ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। अतीक साहब सुन लीजिए, अब कंचन द्विवेदी जी आपका कमेंट चाहूंगा इस पर। जी पराग जी, सॉरी पारस जी, आप ये बताने की हमें कृपा करवाएं इनसे कि ये जो कह रहे हैं और ये जो सबूत आ रहे हैं, जैसे हमारे आदरणीय योगी जी के लिए कहा, तो बोलना और होना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उनको मालूम होना चाहिए। और आपका प्रमाण आ रहा है, इसको दिखाने की करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये कोर्ट का फैसला है कि आपके संबंधी के बेटे को फांसी दी जा रही है। इसमें फैलाने की क्या आवश्यकता है? ध्रुवीकरण कहाँ हो रहा है भाई? आप इसको कैसे आप
डिफाइन कर सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये डिफाइन होने वाली भी चीज है। तो अगर आप ये बात कहें तो मुझे समझ नहीं आता और ये बात देश को भी समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात हिजाब की आप कह रहे हैं, तो हिजाब मुद्दा हमने तो कभी नहीं उठाया भाई, आप ही उस पर तमाशा करवाए हुए हैं। आप कोर्ट में क्यों जा करके उस फैसले को रोक दे रहे हैं? नहीं नहीं, हमें अभी नहीं, पहले आपको सुबह में ही उसका फैसला चाहिए था, इसके बाद अब उन लड़कियों को रोक दिया गया। नहीं भाई, अभी फैसला नहीं चाहिए, जब चुनाव हो जाए, क्योंकि नहीं तो फिर हम ध्रुवीकरण कैसे करेंगे? चुनाव हो जाएगा तो फिर हमें अगर फैसला आ गया तो हम कैसे इस बात को पूरा सॉर्ट आउट कर पाएंगे? इसलिए हमें चुनाव जीतना है, इसलिए हम इसको अभी रहने देते हैं, इसको चलने देते हैं और आप लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो हिजाब का मुद्दा बीजेपी तो नहीं लाई, हम तो नहीं लाए, आप ही तो लेकर के आए हैं। आप ही सभी को लेकर के आते हैं, आप जिन्ना को लेकर आते हैं, इसके बाद कहते हैं बीजेपी, आप हिजाब लेकर आते हैं, इसके बाद कहते हैं बीजेपी। भाई हमारा कसूर क्या है? हम तो केवल आईना दिखा रहे हैं आपको। अगर आईने में अपनी शक्ल बुरी लग रही है तो आप हट जाइए। आप ऐसा काम ही क्यों करते हैं? क्यों इन लोगों को हमारे देश को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर भेज रहे हैं, बुला रहे हैं? ठीक है, अब जवाब ले लेता हूं। अतीक अहमद साहब, ये तो कोर्ट का फैसला है, चुनाव को देखकर तो कोर्ट का फैसला नहीं आएगा ना। ये जो कह रही हैं कि जो है चेहरा पसंद नहीं है, आईने में देख लीजिए, तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फजूल है, और उस पार तेरा कोई भी अब मुंतजिर नहीं, कच्चे घड़े पे तैर के जाना फजूल है। आप ये बताइए कि प्रत्यक्ष को कोई प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण प्रत्यक्ष क्या है अतीक साहब? प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष क्या है बताइए? प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अरे योगी जी ने जो अपने ऊपर से मुकदमे हटवाए, उनको अदालत में उसका सामना तो करना चाहिए था। अभी ध्रुवीकरण कैसे हुआ ये समझाइए जरा प्लीज। कंचन जी रुकिए थोड़ा। आतंकवाद का जो मामला है, जो इनका नारा है, पाकिस्तान आतंकवाद, मुसलमान, अभी 3 चरणों में तो नहीं आया था, चौथे चरण में आखिर क्यों आया? क्योंकि हार चुकी है, ये तीनों चरण हार चुकी है बीजेपी। ठीक है कंचन जी, ठीक है कंचन जी, एक बार फिर से अतीक साहब कह रहे हैं कि दरअसल तीनों चरणों में आपको अपनी हार नजर आ रही है, और जो हमेशा का आपका मुद्दा है उसको एक बार फिर से आप ला रहे हैं ध्रुवीकरण के लिए। बहुत जल्दी से एक छोटा और फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा इस पर। मैं एक ही बात कहूंगी, शायरी की बात बोल रहे हैं तो मैं शायरी से ही समझा देती हूँ। हमारे कौन है ये मुस्लिम लीग के, जो भी ये नाम बहुत कठिन होते हैं, लोगों के लेना मुश्किल है। अदब के नाम नहीं, आपको उर्दू आती ही नहीं है। दरअसल काबिल हो तो आपको पता चलेगी क्या लफ्ज होते हैं। आप काबिल होते ही नहीं बीजेपी के लोग। मैंने बोलना शुरू किया ना तो कहीं नहीं रहेंगे आप। सुन लीजिए मुझे ध्यान से। जी, अरे आप बोल ही नहीं पा रही है, 3 चरण हार चुकी हैं, चौथा चरण। अतीक अहमद जी थोड़ा सा रुकिए, एक बार फाइनल कमेंट में ले लूं कंचन जी का, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। कानों से खुल करके सुन लीजिएगा और याद रखिएगा कि आने वाली हमारी सरकार में आपके पार्टी में जो भी जितने भी लोग होंगे, जितने लोगों को आपने यहाँ पर इस तरीके से रखा होगा ना, जेल में जाने वाले हैं। इसे आप अपने कानों से सुन लीजिएगा। एक फांसी के फंदे पर जा रहा है और जितने बच्चे होंगे वो जेल में जाएंगे। ठीक है अतीक साहब, बहुत जल्दी एक छोटा और फाइनल कमेंट। अपराधियों की कमर टूटने से दर्द क्यों? नहीं, हमें कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। अपराधी दर्द क्यों? दर्द क्यों? हमारी सुनिए, हमारी अगर सरकार आएगी, अगर सरकार बदलेगी, बीजेपी में सरकार बदलेगी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बदलेगी, तो जो भी सत्ता में अपराधी बैठे हैं इस वक्त, सारे के सारे जेल में डाले जाएंगे, सारे के सारे जितने। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। समय इतना ही है हमारे पास। कंचन जी और अतीक जी, समय आज इतना ही है टक्कर में, लेकिन आतंकवाद का मुद्दा भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आ चुका है। और आपने देखा अनुराग ठाकुर ने बाकायदा एक तस्वीर लेकर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया कि कैसे इस संबंध समाजवादी पार्टी से उस आतंकवादी के रहे। और इस पर अब बीजेपी का रिएक्शन लगातार, समाजवादी पार्टी का रिएक्शन लगातार सामने आ रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।